नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम काव्य हेतु के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। काव्य हेतु की चर्चा के प्रसंग में हमने संस्कृत काव्य शास्त्रियों के द्वारा दिए गए काव्य हेतु के संबंध में विचारों को पढ़ा। आज हम हिंदी साहित्य के विचारकों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के विचारक काव्य हेतु के संदर्भ में क्या कहते हैं। विद्यार्थियों, मध्यकाल में हम देखते हैं कि जो कवि हुए तुलसीदास, इन्होंने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जब ये बात कही तो वह काव्य का हेतु जिसे मान रहे हैं वह स्वयं के सुख को ही काव्य का हेतु इंगित कर रहे हैं, जिसके लिए काव्य की रचना की गई। इसी प्रकार से रीतिकाल में जब हम आते हैं तो घनानंद का ये जो कविता है वह हम पढ़ते हैं कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो यहाँ घनानंद स्पष्ट रूप से अपने अंतर मन की प्रेरणा को ही काव्य का हेतु मान रहे हैं। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे स्वयं का निर्माण ही मेरे कवित्वों के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से कई और विचारक हुए हैं, कई और विद्वान हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत ही, जो अलग अलग रीति से अलग अलग प्रकार से ये बताने का प्रयास करते हैं कि काव्य की व्युत्पत्ति में प्रतिभा का ही सर्वोत्तम सहयोग रहता है। जैसे कि श्रीपति कहते हैं, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभाते होत है ताको ललित प्रकाश। संस्कृत काव्य शास्त्रियों के अनुसार वह व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ साथ प्रतिभा को कविता का मूल कारण मानते हुए हमें दृष्टिगत होते हैं। इसी प्रकार से भिखारी दास है, वह भी यही कहते हैं कि शक्ति अर्थात प्रतिभा, सुकवियों द्वारा काव्य रीति का अध्ययन तथा लोक अनुभव, इन तीनों से मिलकर इन तीनों हेतुओं के होने पर श्रेष्ठ काव्य का सृजन होता है। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास ने काव्य प्रेरणा के लिए निम्न मनोवृत्तियों की चर्चा की, जिसमें है आत्म अभिव्यंजना की इच्छा, मानव व्यापार में अनुराग, नित्य और काल्पनिक संसार में अनुराग, सौंदर्य प्रियता। छायावाद के दौर में प्रेरणा का अभिप्राय आत्म अभिव्यक्ति से लिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास काव्य की प्रेरणा या काव्य का हेतु जिसे मान रहे हैं वह है कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, मनुष्य के क्रिया व्यापारों से उसका प्रेम होता है, नित्य और काल्पनिक संसार में अनुराग है, और ये जो कुछ तत्व हैं सौंदर्य प्रियता, ये काव्य सृजन की उसे प्रेरणा देते हैं, काव्य सृजन के लिए उसे प्रेरित करते हैं। और जिस कलाकार में इन तत्वों की जितनी अधिक गहनता या भावुकता होगी वह उतना ही श्रेष्ठ साहित्यकार बनने में सक्षम होगा। मावी प्रसाद कहते हैं कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है प्रतिभा। मावी प्रसाद द्विवेदी जिस तत्व को सर्वाधिक महत्व देते हैं वह है प्रतिभा। इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल भी प्रतिभा को एक काव्य का प्रमुख सेतु मानकर व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी मान्यता देते हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी में जो काव्य हेतु की चर्चा की गई वह संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर ही की गई, जिसमें प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया गया और उसके साथ साथ व्युत्पत्ति अर्थात विज्ञान और अभ्यास निरंतर रूप से काव्य सृजना करने के कर्म को काव्य करने के हेतु के रूप में स्वीकृति दी गई। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि पाश्चात्य जो विचारक हैं वह काव्य हेतु के संदर्भ में क्या कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की भांति पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी आदिकाल से माना जाता था कि काव्य प्रतिभा शक्ति से ही प्राप्त होता है। पाश्चात्य साहित्य में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जिसमें बताया गया है कि वाग देवी के आदेश से ही अमुक कवि में कवित्व शक्ति का आविर्भाव हुआ। तो ईश्वर के आशीर्वाद से अर्थात जिसे गॉड गिफ्ट कहा गया, वह गॉड गिफ्ट कैसे प्राप्त हुआ? प्रतिभा के रूप में। आचार्य सुकरात है वह कवि कविता इस कारण नहीं करते, आचार्य सुकरात इस बात कहते हैं कि कविता इस कारण नहीं करते कि वे बुद्धिमान है। यदि हम ये माने कि कोई कवि या साहित्यकार कविता कर रहा है तो बुद्धिमान है, नहीं, सुकरात इसका विरोध करते हैं। वह कहते हैं
कि कवि कविता इस कारण नहीं करते कि वह बुद्धिमान है, वरन इस कारण कि उनमें एक विशिष्ट प्रकृति, और ये विशिष्ट प्रकृति क्या है? विशिष्ट प्रकृति अर्थात प्रतिभा है जो उत्साह प्रदान करने वाली होती है। और प्लेटो कहते हैं कि काव्य का जन्म कवि के मन विक्षेप से होता है। और ये मन विक्षेप कैसे होता है? तो उसके लिए प्लेटो कहते हैं कि ये मन विक्षेप देवी प्रेरणा से होता है, और इस प्रकार प्रकारांतर से वे भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य के दो हेतु हैं, अनुकरण तथा संगीत। और जो ये दो शक्तियां हैं जिससे काव्य की रचना होती है। और अरस्तु कहते हैं कि जो इस सहज शक्ति से संपन्न थे उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों का विकास कर लिया, और अंत में उनकी भोंडू आंसू रचनाओं से ही काव्य का जन्म हुआ। कि ये जो दो तत्व हैं, अनुकरण और संगीत, और जो इस सहज शक्ति से संपन्न थे और जिनमें इतनी क्षमता थी कि उन्होंने अपनी उन प्रवृत्तियों का विकास भी कर लिया, तो फिर उन्होंने काव्य रचना का कार्य प्रारंभ किया। और प्रारंभ में उन्होंने कैसी रचना लिखी? भोंडी आंसू रचनाएं, यानी श्रेष्ठ रचनाएं नहीं लिखी, और धीरे धीरे अभ्यास से उनमें श्रेष्ठ रचनाओं की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो यहाँ अरस्तु कहीं न कहीं अभ्यास का महत्व भी प्रतिपादित करते हैं। इसी प्रकार से फ्रायड कहते हैं कि दमित कामनाओं और अतृप्त वासनाओं को काव्य हेतु मानना चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि फ्रायड का ये जो सिद्धांत है ये एकांगी है, क्योंकि केवल काम वासना एक काव्य हेतु नहीं हो सकती। काव्य रचना में इनका महत्वपूर्ण योग अवश्य है। इसी प्रकार से एक और मनोविश्लेषणवादी हैं जो वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक अभाव होते हैं, और इन अभावों की पूर्ति के लिए अथवा इन अभावों के कारण जो मन में ग्रंथियां बन जाती है उनसे प्रेरित होकर मनुष्य काव्य रचना की ओर उन्मुख होते हैं। तो एडलर के द्वारा कि मनुष्य के जीवन में जो कमी है, जो क्षति है, उसकी पूर्ति के लिए वह काव्य रचना की ओर प्रेरित होता है। इसी प्रकार से एक और पाश्चात्य विचारक हैं युंग, और युंग ये कहते हैं कि मनुष्य में जो प्रभुत्व कामना की प्रवृत्ति होती है वह काव्य सृजना का प्रेरक बनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों के पाश्चात्य जो विचारक हैं ये जिन सिद्धांतों को अपने काव्य सृजन का मुख्य हेतु मानते हैं उनमें से निकलकर कुछ ही सिद्धांत बनकर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु कला को अनुकृति मानता है और उसे प्रकृति का अनुकरण बताता है। लेकिन जब अरस्तु ये कहते हैं कि कला प्रकृति है, तब उनके द्वारा कहे गए इस कथन में प्रकृति से उनका अभिप्राय जड़ प्रकृति जो हमें दिखाई देती है वह न होकर के प्रकृति के अंतर्गत जो संभाव्यता दिखाई देती है, जो विकास और अंत की जो क्षमता दिखाई देती है, उनका अभिप्राय प्रकृति से वह है। और इसलिए काव्य सृजना या कला है वह प्रकृति के इन गुणों का अनुकरण है। लेकिन काल्ब्रिज ने अनुकरण का अभिधार्थ ही ग्रहण किया, यही माना कि अनुकरण का अर्थ नकल करना ही है। जैसे पेड़ दिखाई दे रहा है उसे शब्दों में रेखांकित कर देना यह कला है। वह कहते हैं कि नहीं, हम कला को केवल अनुकरण न मान करके, उन्होंने कहा कला कल्पना पर अत्यधिक बल देते हुए उन्होंने कहा अनुकरण से कला सृजन संभव ही नहीं है। तो कॉलरिज ने कल्पना को मुख्य हेतु माना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र का दूसरा जो काव्य हेतु है वह है आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में व्यक्ति के आंतरिक आवेग और आवेश को कला सृजन के लिए महत्वपूर्ण कारण माना गया। इस सिद्धांत की अवधारणा के मूल में काव्य के स्थान पर कवि के होने का यही तर्क है। काव्य सिद्धांत की जो अवधारणा है उसके मूल में काव्य न होकर के कवि अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें होने का अर्थ यही है कि प्रत्येक जो कलाकार है वह अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, बाहरी रूप से अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, जिसके लिए वह साहित्य या इन्हीं कलाओं की तरफ उन्मुख होता है। तीसरा जो पाश्चात्य विचारक काव्य हेतु के रूप में इंगित करते हैं वह इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत काव्य शास्त्र चर्चा में मनोविश्लेषणवादी आचार्य सिगमंड फ्रायड ने दिया। फ्रायड ने कहा कि दबी हुई जो इच्छाएं हैं वो मानव के व्यवहार की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। कवि या रचनाकार दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति का रचना में प्रयास करता है, और इसलिए कला अतृप्तियों की तृप्ति का प्रयास है। जो वास्तविक जीवन में जो इच्छाएं पूरी ना हो सकी
कला के माध्यम से, कविता के माध्यम से उन अतृप्तियों की तृप्ति का प्रयास करता है। तो काव्य सृजना का जो मूल हेतु है वह मनुष्य की इच्छाएं हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि पाश्चात्य साहित्य में भी काव्य के हेतु को लेकर एक विस्तृत चर्चा रही है। आगे चलकर जब मार्क्सवादियों का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कलावादियों का सौंदर्य सिद्धांत इत्यादि ये जो सिद्धांत हैं ये भी काव्य हेतु के रूप में देखे जा सकते हैं। परंतु अंत में जाकर जिस भी सिद्धांत की बात कही गई है उन सिद्धांतों के मूल में भी, पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के सिद्धांतों के मूल में भी, भारतीय सिद्धांतों के मूल में भी जो मुख्य बात है वह कहीं ना कहीं देवी प्रेरणा की बात स्वीकार करती है। और ये देवी प्रेरणा जिसे हम प्रतिभा कह सकते हैं, सहजा प्रवृत्ति कह सकते हैं, जन्मजात गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, इनके द्वारा ही काव्य सृजना की जाती है। तो विद्यार्थियों, काव्य हेतु का जो हमारा विषय है आपके समक्ष स्पष्ट हुआ होगा। आगे हम नए विषय के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।